हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फोर्थ चैप्टर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था। चैप्टर का नाम क्या था, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था, इकोसिस्टम और रिव्यू, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम। ओके, तो हम लोग ने ये सब फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था। जिसने भी मेरी फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखी नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, मैंने फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो चलिए अभी आगे का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट। ध्यान दीजिए अच्छे से। गाइज हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अभी देखिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्या होता है, कंजर्व करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। ओके, तो हम लोग ये सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सॉरी, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके पहले आंसर जान लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फैक्टर्स अफेक्ट द एनवायरमेंट हाउ। कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं एनवायरमेंट को और किस तरह से। तो फैक्टर्स कितने टाइप के होते हैं, मैं दो फैक्टर्स बता दे रहा हूँ आपको। फर्स्ट होता है नेचुरल और नेक्स्ट वन होता है आर्टिफिशियल, जिसको मैन मेड फैक्टर्स भी बोला जाता है। नेचुरल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कौन से एनवायरमेंट को, साइक्लोन्स हो गया, सुनामीज हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो इरप्शन हो गया, ये सब नेचुरल जो नेचर की वजह से ऑकर होते हैं उनको बोला जाता है नेचुरल फैक्टर्स। नेक्स्ट वन है आर्टिफिशियल, मैन मेड। अब देखिए मैन मेड फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सब पूरी तरह से जो इंसान करता है, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होता, वो सब आता है मैन मेड फैक्टर्स में। ओके, चलिए ध्यान देते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट वाला। व्हाट विल हैपन इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर इन एनवायरनमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। क्या बताया गया, कंज्यूमर का नंबर जो है, मतलब जो चीज़ें कंज्यूम करता है उसका नंबर जो है अगर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे एक चीज़ क्या होगी, स्कैरसिटी ऑफ प्री कंज्यूमर। स्कैरसिटी ऑफ प्री कंज्यूमर मतलब स्कैरसिटी मतलब कमी हो गया। प्री कंज्यूमर मतलब क्या होता है, जिनका शिकार होता है, ऑब्वियसली राइट। जैसे कि कंज्यूमर जो है दूसरी किसी चीज़ को कंज्यूम करता है, तो कंज्यूम जिस चीज़ को कर रहा है वो हो गया प्री ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो उनका स्कैरसिटी हो जाएगा। अब धीरे धीरे अगर खाने का ही स्कैरसिटी होने लगा तो जो कंज्यूमर है ऑब्वियसली उनको भी खाना नहीं मिलेगा, तो उनका भी स्कैरसिटी हो जाएगा, मतलब उनका भी कंज्यूमर्स का नंबर भी डिक्लाइन हो जाएगा। राइट, चलिए देख लेते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्री इस्टेब्लिश ऑन रिवर बैंक ऑन द रिवर इकोसिस्टम। देखिए क्या बताया गया है, रिवर इकोसिस्टम है, ये हम लोग ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया था राइट। और अगर अभी यहाँ पे अपने सामने एक क्राइटेरिया दिया गया है, क्या बताया गया है, कोई इंडस्ट्री अगर डेवलप किया जाता है, मतलब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश किया जाता है किसी रिवर बैंक पे, रिवर के नज़दीक, तो क्या हो सकता है इसके साइड इफेक्ट्स। सबसे पहली चीज़ तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्री में जो भी टॉक्सिक मटेरियल या फिर जो अनवांटेड वेस्ट रहेगा वो रिवर में छोड़ दिया जाएगा, मतलब वो उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, रिवर का पॉल्यूशन होगा राइट। रिवर पॉल्यूशन होगा तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एक्वेटिक एनिमल्स पे, जो उसके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा राइट। उनकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर आफ्टरवर्ड्स रिवर वाटर के बारे में बताया, बाई चांस कहीं पे वहाँ पे जो लोकेलिटी है वो उस वाटर को कंज्यूम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ के लोकल पीपल जो है उनको भी इफेक्ट पड़ सकता है राइट। तो ये पूरी तरह से अच्छा है क्या, नहीं है ऑब्वियसली राइट। तो हम लोग को ये बताया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं, क्या बताया गया यहाँ पे। When some natural factors of environment and some artificial pollutant factors harm the environment, जब भी कोई नेचुरल फैक्टर या फिर आर्टिफिशियल फैक्टर्स, मैनमेड फैक्टर्स पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को, इट क्रिएट्स इम्बैलेंस बिटवीन वेरियस फैक्टर। इसकी वजह से इम्बैलेंस हो जाता है, किसके बीच में, बहुत सारे फैक्टर्स के बीच में। क्या क्या देख लेते हैं, ऑफ द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में जो भी वेरियस फैक्टर्स है उनके अंदर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर। और ये डायरेक्टली किसके ऊपर अफेक्ट करता है, बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर। फ्रेंड्स हम लोग ने बायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिया था फर्स्ट वीडियो में। क्या होता है बायोटिक फैक्टर्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर आता है स्मॉल बैक्टीरिया, फंगी से लेके बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स तक राइट। चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताएगा यहाँ पे। ऑब्जर्व एंड फिल द इंफॉर्मेशन। ऑब्जर्व द एनवायरनमेंट अराउंड यू, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला गया है, फ्लो चार्ट दिया गया है और ये फ्लो चार्ट को हम लोग को कंप्लीट करना है, हमारे आजू बाजू का जो भी एनवायरनमेंट है उसको ऑब्जर्व करके। ओके, तो मैं ये आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए अच्छे से, मेरे पास है। सो गाइज यहाँ पे आप लोग अभी देख सकते हो क्या बताया गया है। जिस तरह से मैंने ये बॉक्स फिल करके आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, देख लीजिए हम लोग ने कौन से दो फैक्टर्स पढ़े थे, मैन मेड और नेचुरल। तो फर्स्ट वाला नेचुरल में क्या दिया गया, देखो नेचुरल में कौन से आते हैं, अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शन आता है, फ्लड्स आता है, क्लाउड बस्टिंग आता है, फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट एक्सेट्रा, ये सब नेचुरली ऑकरिंग चीज़ें, इसीलिए ये नेचुरल फैक्टर्स में आता है राइट। ड्रॉट मतलब सूखापन हो जाना, ये भी एक तरह से नेचुरली अफेक्ट करता है एनवायरनमेंट को राइट। मैनमेड फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, डिफॉरेस्टेशन मतलब फॉरेस्ट का कटिंग डाउन होना, एयर पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन, ये सब ह्यूमंस करते हैं राइट। अर्बनाइजेशन मतलब किसी भी एरिया को सिटीज़ में कन्वर्ट करना राइट। तो वहाँ पे ट्रीज कट डाउन होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये चीज़ें अफेक्ट करेगी एनवायरनमेंट को। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज बनेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बनेंगे तो फिर उससे पॉल्यूशन होगा, तो इस चीज़ से भी क्या होगा, एनवायरनमेंट्स को इफेक्ट पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस, बिल्डिंग, डैम्स एक्सेट्रा और टेररिज्म, ये सब इंक्लूड होता है किसमें, मैनमेड फैक्टर्स में। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते क्या बताया गया है।
सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या बताया गया है। एक महात्मा गांधी ने कोट बोला था, कोट लिखा था जो एनवायरनमेंट के ऊपर था। देखते हैं क्या बताया गया है। द अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड। जो अर्थ है वो हर लोगों का, मतलब जितनी भी लाइफ अर्थ पे रहती है उन सबकी नीड सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड है, राइट। मतलब नीड्स हर एक की सेटिस्फाई हो सकती है, लेकिन ह्यूमन जब ग्रीडी हो जाता है, ग्रीड जब होती है, तो वो ग्रीड जो है वो एनवायरनमेंट सेटिस्फाई नहीं कर सकता, अर्थ सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन पे ध्यान देते हैं। पेज नंबर 39 क्या बताया गया देखते हैं। एट प्रेजेंट मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन द अर्थ। देखिए नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो भी है इनकी वजह से बहुत सारे एट प्रेजेंट अभी तक बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स में दिए रहेंगे, हम लोग पढ़ते आगे। चलिए, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम इज वन ऑफ दोज मेन फैक्टर्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो मेन फैक्टर आता है, राइट, क्योंकि हम लोग उसी एनवायरमेंट में रहते हैं, तो ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ पे। देखते हैं आगे क्या बताया गया है। जनरली कंटेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पॉल्यूशन। किसी भी चीज़ का कंटेमिनेशन होना मतलब उसमें चेंजेस होना, उसका खराब होना, उसको क्या बोला जाता है, उसका पॉल्यूशन माना जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। अननेसेसरीली एंड अनएक्सेप्टेबल चेंज इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट ड्यू टू नेचुरल इवेंट्स और ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या बताया गया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन किसको बोला जाता है। यहाँ पे एक डेफिनेशन देख सकते हैं हम लोग। अननेसेसरी और अनएक्सेप्टेबल चेंज होता है सराउंडिंग में, ओके, और ये किससे हो सकता है, एनवायरमेंट नेचुरल इवेंट से हो सकता है या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज से हो सकता है। इसी को बोला जाता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। देख लेते हैं आगे। दैट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। इसमें डायरेक्ट चेंज हो गया या फिर इनडायरेक्ट चेंज हुआ, या फिर केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर फिजिकल चेंज होता है किस किस में, एयर में, वाटर में, सॉइल में, विच विल बी हार्मफुल टू ह्यूमन एंड अदर लिविंग बींग्स इन एनवायरमेंट इज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। जो हार्मफुल रहता है किसके लिए, ह्यूमन बींग के लिए और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, उसी को बोला जाता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। वेरियस रीजंस लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, राइट। पॉपुलेशन एक्सप्लोशन जो रहता है वो मतलब पॉपुलेशन बढ़ना, फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन। फास्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, रैपिड ग्रोथ होता है किसमें, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में। एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही लेना, लेकिन यहाँ पे कैसा होता है एनवायरनमेंट में, लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज, वुड देखो नेचुरल रिसोर्स है, ये भी हम लोग को नेचर से मिलता है, लेकिन इंसान अपनी ग्रीड के लिए जितना चाहिए उतना यूज करता रहता है। वाटर स्कैरसिटी, हम लोग ने बहुत सारे स्लोगन्स पढ़े रहेंगे, स्लोगन सुने रहेंगे वाटर स्कैरसिटी के ऊपर, और राइट, पेट्रोल, डीजल, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है, तो इनका यूज जो है प्रॉपरली होना चाहिए, इम्प्रॉपरली नहीं होना चाहिए, राइट। इनडिस्क्रिमिनेट यूज होता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पॉल्यूशन हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, फॉरेस्ट को जो है कटिंग डाउन करना। एंड अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन मतलब क्या होता है, अर्बनाइजेशन मतलब सिटीज डेवलप करना। देखिए किसी भी चीज़ का प्लानिंग जरूरी रहता है। देखो हमको कोई मतलब कि कोई भी बिल्डर रहेगा, किसी को कोई एकदम जगह मिल गया, फॉरेस्ट जगह मिल गया, उसने अप्रूवल लेके वहाँ पे सिटीज डेवलप कर दी, लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट तो पॉल्यूट हुआ ही, ट्रीज कट डाउन हुए, अर्बनाइजेशन अच्छा हुआ, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ, राइट। तो ये सब चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए। हर एक चीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये सब चीज़ें जो है वो सब रिस्पॉन्सिबल रहती है किस लिए, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए। चलिए आगे ध्यान देते हैं क्या बताया गया, कैन यू रिकॉल में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। गाइज हम लोग ये लोअर स्टैंडर्ड्स से पढ़ते आ रहे हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है ये तो हम लोग ने पढ़ा ही, लेकिन कौन से टाइप के पॉल्यूशन होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एयर पॉल्यूशन, नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉइल लैंड पॉल्यूशन, सॉइल और लैंड पॉल्यूशन एक ही होता है, राइट। आर द मेन 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, ये 3 मेन टाइप के पॉल्यूशन है। इनके अलावा लाइट पॉल्यूशन होता है, लाइट का भी इनडिस्क्रिमिनेट यूज करना, ये भी लाइट पॉल्यूशन होता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, हम लोग जिस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं रियल लाइफ में ये है वो, राइट। नॉइस पॉल्यूशन हो गया। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन भी एक टाइप का पॉल्यूशन होता है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग करते उस समय बहुत सारी गैसेज जो है इमिट होती है, राइट, उसी को बोला जाता है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। तो ये सब चीज़ें हमने आज पढ़ ली। चलिए आगे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, व्हाट डू वी मीन बाय नेचुरल एंड आर्टिफिशियल पॉल्यूशन। नेचुरल और आर्टिफिशियल पॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा पॉल्यूशन जो नेचर की वजह से होता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, इनसे क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से और वॉल्केनिक इरप्शन से क्या होता है, अर्थक्वेक की वजह से हार्मफुल गैसेज जो है मतलब अंडर द अर्थ वो सब क्या होती है, वो सब बाहर आती है, राइट। तो उस वजह से क्या हो जाता है, वो गैसेज जो है ह्यूमन लाइफ के लिए अच्छी है नहीं है। लावा जो है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा बनता है, वो लावा से भी बहुत सारे पॉइजनस गैसेज इमिट होती है। तो ये किसी ह्यूमन ने की क्या, नहीं की।
तो लेकिन ये किसकी वजह से हुई, नेचर की वजह से हुई, तो ये सब नेचुरल पॉल्यूशन में आता है। मैन मेड पॉल्यूशन आप सबको पता है, सॉइल पॉल्यूशन हम लोग जो करते हैं, वाटर पॉल्यूशन जो करते हैं, ये सब दिस ऑल कम्स अंडर मैन मेड पॉल्यूशन। ओके, चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे ध्यान देते हैं, क्या बताया गया है। पॉल्यूशन इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। पॉल्यूशन क्या है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन लाइक दैट ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, थर्मल। थर्मल पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। थर्मल पॉल्यूशन मतलब डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। ओके, वाटर का क्वालिटी जो है उसका डिग्रेड हो जाता है। किस वजह से होता है, मैं रीजन भी बता देता हूँ। देखिए, वाटर यूज़ किया जाता है कूलेंट के तौर पे, कहाँ पे, पावर प्लांट्स जो रहते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे वाटर को यूज़ किया जाता है कूलेंट के तौर पे, राइट। इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। सॉइल इरोजन जो है वो भी एक टाइप का मतलब वो भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, किस लिए, थर्मल पॉल्यूशन के लिए। ओके, तो हम लोग आगे देख लेते हैं क्या बताया गया थर्मल पॉल्यूशन के आगे। लाइट पॉल्यूशन ऑकर्स अराउंड अस, ये सब चीज़ें हमारे आजू बाजू हमारे सराउंडिंग में होती रहती है। अल्टीमेट एडवर्स इफेक्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और देखिए, अल्टीमेटली इस सब का जो है पूरी तरह से एडवर्स इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करते हैं उनके ऊपर। एंड आउट ऑफ दिस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हैज़ बीन द नीड ऑफ आर, राइट। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो है ये हमारा नीड बन चुका है, नीड ऑफ आर बन चुका है, कि हमें किसी भी तरह से एनवायरमेंट को कंजर्व करके रखना ही पड़ेगा, राइट। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। वी हैव स्टडीड द एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन इन डिटेल, राइट। हमने ये सब चीज़ें जो है डिटेल में पढ़ ली है इन अर्लियर क्लासेस, हम पढ़ चुके थे, राइट। लोअर क्लासेस से हम लोग पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। बेस्ड ऑन दैट कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। उस सब को ध्यान में रखते हुए हमें ये जो नीचे चार्ट दिया गया है इसको कंप्लीट करना है। गाइज, मेरे पास इसका फिलिंग किया हुआ पूरा इमेज है, मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए अच्छे से। सो गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टेबल है मेरे पास फिल किया हुआ है पूरी तरह से। चलिए ध्यान देते हैं क्या क्या बताया हुआ है। कंपोनेंट्स दिए गए हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन दिया गया है। चलिए एयर पॉल्यूशन के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसके अंदर गैसेज रहते हैं। अभी कौन से गैसेज के बारे में बात कर रहे हैं, CO2। CO2 मतलब आपको सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड। CO मतलब क्या होता है, CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, समझ में आया आपको। चलिए आगे ध्यान देते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर, NOx मतलब क्या होता है, NOx मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से। NOx मतलब एक टाइप का गैस है, राइट, जो गैस हार्मफुल रहता है। किसके लिए हार्मफुल रहता है, ह्यूमन बींग के लिए, राइट। अलग अलग लोगों के लिए ये चीज़ें जो है हार्मफुल रहती है, जो कि हमारे लिए अच्छा है क्या, नहीं अच्छा है। हाइड्रोजन सल्फेट ये भी एक टाइप का गैस है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है ह्यूमन लाइफ के लिए, राइट। सॉलिड, अब सॉलिड के बारे में क्या दिया गया है, देखो, डस्ट दिया गया है, ऐश दिया गया है, कार्बन दिया गया है, लीड दिया गया है, एसिबेस्टस दिया गया है, राइट। ये सब चीज़ें जो आती है ये किसके अंदर आती है, ये सब सॉलिड के अंदर आती है। देखिए डिफरेंसेस, देखिए आप लोग क्या बताया गया, गैस और सॉलिड में कौन सी चीज़ें आती है वो हमें ध्यान रखना जरूरी है। ओके, अभी देखिए आप लोग के मन में आ रहेगा कि एस्बेस्टस मतलब क्या होता है। एस्बेस्टस मतलब ग्रुप रहता है, 6 नेचुरल ऑकरिंग फाइबर्स जो रहते हैं, मिनरल्स जो रहते हैं, उनका ग्रुप रहता है। वो ह्यूमन के लिए अच्छा नहीं होता है, वो भी एक टाइप का एयर पॉल्यूशन ही रहता है और एयर पॉल्यूशन में इंक्लूड होता है। कई सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे ये चीज़ जो है एस्बेस्टस जो है वो बैन कर दिया, मतलब वहाँ पे कंट्री में यूज ही नहीं किया जाता है। ओके, और मैंने आपको बता दिया था CO2 का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और NOx का फुल फॉर्म है नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, चलिए आगे ध्यान देते हैं क्या बताया गया वाटर पॉल्यूशन में कंपोनेंट्स में। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हो गए, एल्गे, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, ये सब हो गए बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक फैक्टर्स क्या क्या हो गए, सैंड, सॉइल, डस्ट, फ्लोटिंग पार्टिकल्स, प्रेसिपिटेट ऑफ सॉल्ट, सिल्वर, लीड, हैवी मेटल्स, राइट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये सब आते हैं किसमें, अबायोटिक फैक्टर्स में। गाइस मेरे को समझ मतलब मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है पूरी तरह से, तो आगे ध्यान देते थे क्या बताया गया है। ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है, वीडीसाइड्स मतलब क्या होता है, जो दवाइयाँ डाली जाती है क्रॉप को ग्रो करने के लिए अच्छे से, वो मतलब वाटर के अंदर डाल दी जाती है, वाटर क्लियरिटी मतलब वाटर जो है वो क्लीन रहे इसके लिए, राइट। तो वो भी एक टाइप का जो है वाटर पॉल्यूशन ही होता है। वो क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कहीं भी ज़्यादा दवाइयाँ डाल दी जाती है तो वो क्या करता है, वाटर पॉल्यूट करता है। पेस्टिसाइड्स मतलब कीड़े मकोड़े मारने के लिए जो दवाई डाली जाती है। सीवेज मतलब क्या होता है, ह्यूमन वेस्ट जो रहता है वो भी आखिर में जाके कहाँ पे मिलता है, सीज में, रिवर्स में, राइट। तो ये सब जो है क्या क्रिएट करता है, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं क्या बताया गया है। सॉइल पॉल्यूटेंट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। देखिए सॉइल पॉल्यूटेंट्स जो है वो अलग अलग है डिफरेंट रीजन्स में। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में आपको अपने को यहाँ पे दिया गया है, नियर फील्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नियर फील्ड मतलब फील्ड के नज़दीक जो रहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हो सकते हैं ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। इंसेक्टिसाइड्स के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूज़ किए जाते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, वो भी सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करता है। एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर का यूज़ एक्सेसिवली कर लिया, ज़्यादा कर लिया, तो इस वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन होता है। हैवी मेटल्स एंड अदर टॉक्सिक केमिकल्स, हैवी मेटल्स और अदर टॉक्सिक केमिकल्स जो है इनके वजह से भी क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है।
चलिए आगे ध्यान देते हैं क्या बताया गया है सोर्सेज। सोर्सेज में फर्स्ट वन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन में क्या दिया गया है, केमिकल इंडस्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज। केमिकल इंडस्ट्रीज जो रहता है, ऑयल रिफाइनरीज जहाँ पे ऑयल जो है वो मतलब ज़मीन में से निकाला जाता है। थर्मल पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन क्या होता है गाइज, मैं आपको एक्सप्लेन किया था। थर्मल पावर स्टेशन मतलब वाटर का जो क्वालिटी है वो क्या हो जाता है, उसको मतलब वो डिग्रेड की जाती है। तो ये भी एक टाइप से एयर पॉल्यूशन में ही इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे केमिकल्स जो है वो उसमें डाले जाते हैं और केमिकल्स जो है उनका रिएक्शन होगा ये जो एयर के साथ मिक्स होगा, राइट। पेपर इंडस्ट्रीज, क्लॉथ मिल्स, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, डायनामाइट, स्टोन क्रशर्स, ये सब चीज़ें जो है ये सब आती है एयर पॉल्यूशन में। ये सब सोर्स है एयर पॉल्यूशन होने का, राइट। आगे देख लेते हैं वाटर पॉल्यूशन में क्या दिया गया है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज, केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है, डोमेस्टिक वेस्ट मतलब घर के अंदर से, हाउस होल्ड से जो वेस्ट निकलता है वो। सीवेज मतलब ह्यूमन वेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। वो सब कहाँ पे डाला जाता है, सीज में, बड़े बड़े सीज में डाला जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, मैंने जैसे आपको बताया था एग्जाम्पल में, जो भी केमिकल्स है सी शोर के यहाँ पे या फिर कहीं पे भी रिवर्स के यहाँ पे अगर जो भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे से जो केमिकल्स इमिट होते हैं वो कहाँ पे डाला जाता है, वो लोग सब लोग वाटर में डालते हैं, सीज में डालते हैं, राइट। तो इस वजह से क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। पेस्टिसाइड्स यूज इन एग्रीकल्चर, पेस्टिसाइड जो यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर के लिए, राइट, उसके वजह से भी क्या होता है, उसके वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट। एफिल्यूएंट मतलब क्या होता है, लिक्विड वेस्ट जो रिवर्स के अंदर डाला जाता है, राइट। इंडस्ट्रियल एफिल्यूएंट मतलब लिक्विड वेस्ट जो रहता है वो किस में डाला जाता है, रिवर्स में डाला जाता है। हाउस होल्ड टॉक्सिक मटेरियल, हाउस होल्ड टॉक्सिक मटेरियल मतलब हमारे घर से जो टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होता है वो। केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मारने के लिए जो केमिकल दवा रहती है वो। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मतलब क्या होता है, जो इंजेक्शंस जो मतलब पेशेंट्स को यूज़ किए हुए जो वेस्टेज रहते हैं वो सब सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब देखिए उसको डंप करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ज़मीन में बहुत ज़्यादा खड्डा करके वो सब वेस्ट वहाँ पे डालते हैं, तो इस वजह से सॉइल पॉल्यूशन भी हो सकता है। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो स्पेयर पार्ट्स रहता है, जो पार्ट यूज़ नहीं होता है वो सब आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में। और प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट जो हम लोग को पहले से ही पता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफेक्ट्स। अभी हम लोग इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, इन सब चीज़ों की वजह से क्या इफेक्ट होगा। तो फर्स्ट वन आ जाते हैं एयर पॉल्यूशन में, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। अगर देखो एयर पॉल्यूशन हो गया, वही एयर हम लोग ब्रीदिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंपैक्ट होगा किसके ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। सीरियस इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कहाँ पे इफेक्ट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे सीरियस इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑब्वियसली प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से भी होगा क्योंकि वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो भी एयर यूज करते हैं लिविंग के लिए, राइट। एसिड रेन होता है और क्लाइमेटिक चेंजेस, ये सब इफेक्ट होगा, क्लाइमेट में भी चेंजेस होगा, ये सब इफेक्ट होगा, राइट। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है वाटर पॉल्यूशन में। वाटर पॉल्यूशन में इफेक्ट क्या क्या होगा, एपिडेमिक्स ऑफ वाटर ब्रोन डिजीज इन ह्यूमन। वाटर ब्रोन डिजीज मतलब वाटर से जो है, अभी देखिए वाटर पॉल्यूशन करेंगे तो पॉल्यूशन की वजह से वाटर का जो है वो क्वालिटी खराब हो गया, क्वालिटी खराब होने की वजह से ह्यूमन अगर बाई चांस ह्यूमन उसको वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वाटर से क्या होगा, बीमारियां फैल सकती है। वाटर ब्रोन मतलब वाटर से ट्रेवल होते हैं डिजीज ह्यूमन में, ओके। आगे देख लेते हैं मॉर्टेलिटी ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। मॉर्टेलिटी मतलब क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है। वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्वेटिक एनिमल्स की भी डेथ हो सकती है, राइट। आगे देख लेते हैं यूरोथ्रोफिकेशन। यूरोथ्रोफिकेशन मतलब क्या होता है, एल्गे मतलब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए कभी कभी क्या होता है वाटर में क्या हो जाता है, ज़्यादा प्रोटीन मतलब जो है विटामिन जो न्यूट्रिएंट्स जो है वाटर में ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो गए तो वहाँ पे कंज्यूमर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, ऑब्वियसली खाना ज़्यादा हो गया तो कंज्यूमर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो वहाँ पे एल्गे का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखिए किसी भी जगह पे अगर एल्गे का ग्रोथ ज़्यादा होता है ना तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, डिप्लीटेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, ओके। मतलब अगर सपोज सी में एल्गे का क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, ग्रोथ ज़्यादा हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, इसका डिप्लीटेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, राइट। अभी देखिए वाटर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो फिशेज वगैरह हैं वो भी अपने गिल्स से ब्रीथ करती है, राइट। उनको भी ब्रीथिंग एयर चाहिए रहता है। अभी ऑक्सीजन जो है अगर वही कम हो गया तो वहाँ पे ये इफेक्ट किस पे पड़ेगा, वाटर बॉडीज पे पड़ेगा, राइट। मतलब वाटर बॉडीज वहाँ पे इफेक्ट हो जाएंगी। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है सॉइल पॉल्यूशन में। सॉइल इरोजन होता है सॉइल पॉल्यूशन में, हम लोग ने पढ़ा ये सब। रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड क्रॉप, रिटार्डेड मतलब बहुत खराब ग्रोथ होगी प्लांट्स और क्रॉप्स की। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक्सेट्रा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब सॉइल पॉल्यूशन हुआ है तो उसमें का न्यूट्रिशन जो है वो क्या हो गया है, खराब हो चुका है। अभी वही खराब न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स में जाएगा और प्लांट्स के थ्रू वो प्लांट्स अगर हम लोग ने कंज्यूम किए फूड पर्पज के लिए, लीफी वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ, राइट, तो इस वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगा हम लोग के अंदर भी, राइट। आगे देख लेते हैं कंट्रोल मेजर्स। अभी देखिए ये सब हम लोग ने इफेक्ट्स पढ़ लिए, बैड इंपैक्ट्स पढ़ लिए, अभी इसके ऊपर हम लोग
कंट्रोल मेजर्स क्या ले सकते हैं? सबसे पहली चीज़ एयर पोल्यूशन पे आ जाते हैं टॉल चिमनीज, बड़ी बड़ी टॉल चिमनीज बनानी पड़ेगी जो ह्यूमन जो सिटीजनशिप है जहाँ पे लोग रहते हैं उनके कॉन्टैक्ट में ज़्यादातर आए ना, राइट। पॉल्यूशन भी जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी मतलब अगर देखो सपोज कोई इंडस्ट्री बनता है तो इंडस्ट्री ऑब्वियसली इंडस्ट्री बनेगा तो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा तो पॉल्यूशन भी होगा, लेकिन अच्छे से अगर प्रॉपर मेथड से काम करेंगे, अच्छा मेथडोलॉजी अप्लाई किया, प्रॉपर सस्टेनेबली पूरा मेथडोलॉजी अप्लाई करके अगर हम लोगों ने काम किया तो इस वजह से क्या होगा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल आएगा, राइट। इक्विपमेंट टू कंट्रोल द पॉल्यूशन, हम लोग को इक्विपमेंट भी चाहिए कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन, राइट। आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है वाटर पॉल्यूशन में, क्या किस तरह से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। मेजर टू कंट्रोल द रिलीज ऑफ एफिलिएंट, एफिलिएंट मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया टॉक्सिक मटेरियल, जो लिक्विड मटेरियल जो वाटर्स में थ्रोन अप किए जाते हैं, तो हमें उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, उनके लिए मेजर्स बनाने पड़ेंगे कंट्रोल करने के लिए, राइट। लॉज अगेंस्ट रिलीज ऑफ टॉक्सिक एफिलिएंट इन द वाटर बॉडीज, लॉज भी बनाने पड़ेंगे। कि आप लोग अगर सपोज इंडस्ट्रीज चला रहे हो तो इंडस्ट्रीज चलाते टाइम हम लोग को ध्यान में रखना ये है कि अगर हम लोग कोई टॉक्सिक मटेरियल एफिलिएंट जो है वाटर बॉडीज़ में रिलीज कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट भी लॉ है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे कि इतने ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे तो फिर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाओ, राइट। इस तरह से हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। लास्ट वन आ जाते हैं सॉइल पॉल्यूशन में, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द पॉल्यूटिंग मटेरियल, जो भी पॉल्यूटिंग मटेरियल है उनको रिसाइकल करना, रीयूज करना, राइट। इस वजह से हम लोग सॉइल पॉल्यूशन कंट्रोल करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। जो भी सॉलिड वेस्ट होगा उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, हम लोग पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल में ला सकते हैं। गाइस होप आपको समझ में आया होगा। चलिए ध्यान देते हैं पेज नंबर 40 पे। गाइस देख लेते हैं यहाँ पे डू यू नो में क्या बताया गया है। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स, अभी पॉल्यूशन, अभी देखिए रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में हमने अभी पढ़ा, राइट। अभी उसके बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है, अच्छे से ध्यान देते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैन ऑकर ड्यू टू टू रीजंस, दो रीजंस की वजह से हो सकता है, एज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। फिर से यहाँ पे आ गया नेचुरल और मैन मेड, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड होता है। यूवी एंड आईआर रेडिएशंस, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेंट और आईआर मतलब इंफ्रा रेड, ओके। इंफ्रा रेड ये आईआर का फुल फॉर्म है। यूवी और आईआर रेडिएशन जो है आर नेचुरल रेडिएशंस, ओके। ये सब जो है नेचुरल रेडिएशन से, मतलब ये सब कहाँ से होता है, किस वजह से होता है, नेचर की वजह से ही होता है, ओके। आगे देख लेते हैं, हमने पढ़ा रहेगा यूवी आईआर रेस को जो है वो ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्ट करता है, राइट। ये सन से इमिट होने वाली हार्मफुल रेज है, राइट। आगे देख लेते हैं, ये सब नेचुरल ऑकरिंग चीज़ें हैं। वेयर एज एक्सरे एंड रेडिएशंस फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स, एक्सरे हो गया और रेडिएशन जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स जो रहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो रहते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स जो रहते हैं, इनके वजह से, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वजह से जो भी हार्मफुल रेडिएशंस निकलता है उसके वजह से भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। और आर्टिफिशियल रेडिएशन, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल रेडिएशन। अब ये कौन क्रिएट करवा रहा है, ये करवा रहे हैं कौन, ये करवा रहे हैं ह्यूमन बीइंग, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या दिया गया। उससे पहले मैं आपको 3 पिक्चर्स दिखा देता हूँ गाइज, स्टार्ट करते हैं। चलिए तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है मैंने, वो है चेरनोबिल का पिक्चर। ये एक जगह है, ओके। और यहाँ पे रेडियो एक्टिव रेज जो है वो रिलीज हुई थी और इसकी वजह से देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा ब्लास्ट हो चुका है, राइट। हमारे बुक में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। तो ये जगह का नाम है चेरनोबिल, ओके। नेक्स्ट वन देख लेते हैं पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर किसके बारे में बताया गया है, चलिए ध्यान देते हैं। दूसरा इमेज है जो एक और रेडियो एक्टिव ब्लास्ट हुआ था, जहाँ पे ये जगह का नाम है विंड स्केल, ओके। ये विंड स्केल जगह पे यहाँ पे भी बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, ये सब माने जाने वाली जगह है। और ये लास्ट इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है 3 माइल्स आइलैंड की जगह, ओके। यहाँ पे भी ये देखो, ये एक आइलैंड है और यहाँ पे भी एक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन हुआ था, बहुत बड़ा मिसहैप हुआ था, ओके। चलिए आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पे, क्या बताया गया है देखिए, देखते हैं चलिए आगे क्या बताया गया है। चेरनोबिल, विंड स्केल एंड 3 माइल्स आइलैंड मिसहैप आर द मेजर मिसहैप्स ऑफ द वर्ल्ड टिल प्रेजेंट। ये जो मिसहैप्स थे, मतलब ये जो इंसिडेंट्स थे, एक्सीडेंट्स थे, ये आज तक के वर्ल्ड में बहुत बड़े मेजर माने जाने वाले मिसहैप्स थे, ओके। मैंने आपको जो पिक्चर्स दिखाए थे अभी। चलिए देख लेते हैं आगे एक्सप्लेनेशन में। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अफेक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म ड्यू टू दिस एक्सीडेंट्स। थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है इनको अफेक्ट हुआ था, मतलब इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी इस चीज़ की वजह से, इस एक्सीडेंट्स की वजह से, ओके। आगे देख लेते हैं, सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन आर एज फॉलोज। अब कौन से इफेक्ट्स हुए थे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, कैंसरियस अल्सीरेशन ऑकर्स ड्यू टू हायर रेडिएशंस ऑफ एक्सरे। अब देखिए कौन से इफेक्ट्स होते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या बताया गया। फर्स्ट वन जो है कैंसरियस अल्सीरेशन। कैंसरियस अल्सीरेशन मतलब ये एक टाइप का कैंसर है जो अफेक्ट मतलब जो होता है, ऑकर होता है, किस वजह से होता है, हायर रेडिएशन जो रहते हैं ना एक्सरे के, उस वजह से, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, टिश्यूज इन द बॉडी आर डिस्ट्रॉयड। जो भी टिश्यूज रहते हैं ना बॉडी में वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट वन दिया गया है, जेनेटिक चेंजेस ऑकर। हमारे ह्यूमन बींग के जो जेनेटिक्स
डिसऑर्डर्स है वो भी इनके वजह से हो सकते हैं, राइट। हमने फर्स्ट चैप्टर में ये सब पढ़ा था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड। विजन मतलब क्या होता है, व्यू, हमारा जो आई साइट है, हमारा व्यू जो है वो पूरी तरह से अफेक्ट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बताया गया है, यूज योर ब्रेन पावर। What is it said that pollution control is important? क्यों ये बताया गया है कि pollution control important है, क्या ज़रूरी है pollution control important, क्यों है ज़रूरी? चलिए देख लेते हैं, मैं इसका आंसर आपको बोलता हूँ। देखिए, हम लोग ने जो भी पढ़ा, एनवायरनमेंट में अगर पॉल्यूशन होता है तो वो किस पे इफेक्ट पड़ता है, लिविंग लाइफ पे। कौन से प्लांट्स हो गया, ह्यूमंस हो गया और एनिमल्स हो गया, राइट। तो अगर इसका कंट्रोल नहीं हुआ तो इसका एडवर्स इफेक्ट, इसके बैड इंपैक्ट जो है किसे झेलने पड़ेंगे, ह्यूमंस को ही झेलने पड़ेंगे, राइट। तो इसीलिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनवायरमेंटल कंट्रोल जो है, मतलब एनवायरमेंटल में पॉल्यूशन का कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या बताया गया है, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देखिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरी है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जरूरी है। आगे देख लेते हैं, जनरली पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, राइट। जनरली लोग जो है, पब्लिक जो है, उनको पता नहीं है, अवेयर नहीं है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में। रूल्स जो रहते हैं ना, वो उनके बारे में पता नहीं है। दैट शुड बी लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देखिए, आप और हम जो है, हम लोग की वजह से ही सिर्फ एनवायरनमेंट कंजर्व नहीं होगा, हर एक को इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। लार्ज स्केल लगेगा पार्टिसिपेशन करने के लिए। आपको पता है बहुत सारे ऐसे एक्ट्स बनाए गए थे ट्री प्लांटेशन करने के लिए, प्लांट्स जो है फॉरेस्ट कट नहीं होना चाहिए, राइट। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। इट विल बी पॉसिबल टू आंसर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ओनली इफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन बिकम एन इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट। हम लोग अगर एकजुट हो जाएंगे और लोगों ने पूरी तरह से प्रोटेक्शन कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कंजर्वेशन अगर अपना लिया, तो अब हम लोग एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम जो क्रिएट होते हैं उन सबके आंसर जो है ढूंढ सकते हैं, राइट। उनके अंदर पब्लिक का मूवमेंट होना जरूरी है, अफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट जो है होना जरूरी है। आगे देख लेते हैं, फॉर दिस पर्पज वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी देखिए, इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, वैल्यूज लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड एंड अफेक्शन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए, एनवायरनमेंट के लिए अफेक्शन रहना चाहिए, केयर रहनी चाहिए, नॉलेज अबाउट इट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। शुड बी इनकलकेटेड अमॉन्ग द चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड। अब देखिए, आने वाली जनरेशन में हम लोग किस तरह ये चीज़ कर सकते हैं, नए नए अच्छी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, एनवायरनमेंट की तरफ अफेक्शन हो गया, नॉलेज रहना चाहिए, ये सब हम लोग बचपन से ही बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। इनकलकेट मतलब उनके अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड डाल सकते हैं, राइट, एजुकेशन के थ्रू। जैसे कि हम लोग अभी 10th में, हमारे लिए ये चैप्टर आया क्यों है, क्योंकि हम लोग को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में पता चल सके, राइट। हम लोग सिंस चाइल्डहुड 5th 6th 7th से ही एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारे अंदर इनकलकेट की जा रही है चाइल्डहुड से ही, राइट। अच्छी अच्छी एटीट्यूड की, पॉजिटिव एटीट्यूड की चीज़ें, राइट, ये अच्छी होगी एनवायरनमेंट के लिए। आगे देख लेते हैं, दिस विल हेल्प टू मेक द फ्यूचर जनरेशन मोर अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इसकी वजह से क्या होगा, जो फ्यूचर जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा अवेयर रहेगी, किसके रिलेटेड, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के रिलेटेड, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के रिलेटेड। ओके, आगे देख लेते हैं, सो एज टू अचीव दिस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। अगर हम लोग इस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, राइट। हम लोग को किसी भी हालत में जो लोगों को है बताना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट कंजर्व करके रखना चाहिए। ओके, आगे देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन पार्ट पे क्या बताया गया है, टुडे ऑल द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। आजकल जो भी डेवलप कंट्रीज है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है या फिर जो डेवलप हो चुके हैं वो कंट्रीज है, सब लोग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना लिया है एनवायरमेंट कंजर्व करने के लिए। देयर एफर्ट्स आर इन द डायरेक्शन, उन सबके एफर्ट्स जो है, इन सबका जो काम है वो उसी डायरेक्शन में चल रहा है कि एनवायरमेंट को कंजर्व करके रखना है। दे हैड डिफाइंड द फ्यूचर प्लान्स एंड अबाउट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। उन्होंने डिफाइन करके रख चुके हैं फ्यूचर प्लान हम किस तरह से करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग है प्रोटेक्शन करने के लिए, किसका, एनवायरनमेंट का। एंड हैव कॉन्स्टिट्यूट द नेसेसरी लॉ। कॉन्स्टिट्यूट जो है मतलब पूरी तरह से जो भी नेसेसरी लॉ है वो एक पार्ट बना चुके हैं हमारे सोसाइटी का, राइट। मतलब जो भी डेवलप कंट्रीज है वो हर एक जो है वो लॉ को जो है अपने कंट्री का पार्ट बना चुके हैं कि हमें किसी भी तरह से एनवायरनमेंट को कंजर्व करना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है, पीक इनटू द हिस्ट्री। इन 1972 यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP has been established in conference arranged on human and environment in which environmental problems were discussed। 1972 में UNEP एक ऐसा प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया था। क्यों किया था, क्योंकि ह्यूमंस का और एनवायरनमेंट के बीच में और ह्यूमंस की वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं उसके रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए। आफ्टरवर्ड्स इन इंडिया सेपरेट एनवायरमेंटल
डिपार्टमेंट हैज़ बीन इस्टेब्लिश। उसके बाद इंडिया में एक सेपरेट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट भी बनाया था जो इंडिया के एनवायरमेंट के बारे में ध्यान रख सके, राइट। आगे देख लेते हैं, आफ्टर थ्रू डिस्कशन ऑन द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओके। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कशन हो सके, राइट, इसीलिए एनवायरमेंटल एक डिपार्टमेंट बनाया था इंडिया में सेपरेटली। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग। कौन कौन लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्विंग रहते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट और फॉरेस्ट, इसकी जो मिनिस्ट्री है ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो है प्लानिंग करते हैं। इंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? एडमिट करना। इंडक्टिंग एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट, मतलब एडमिट कर लेंगे कि हमारी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है एनवायरमेंट को और अभी हम ही इसको सॉल्व करेंगे, ये एडमिट करना। एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट, लोगों के बीच में जागरूकता फैलानी। एंड फॉरेस्ट थ्रो वेरियस प्रोग्राम सिंस 1985, और इस चीज़ के ऊपर सिंस 1985 से काम चल रहा है। लोग जो है एनवायरमेंट का ख्याल रखें, एनवायरमेंट के बारे में लोगों को पता चले, ओके। चलिए आ जाते हैं लास्ट पार्ट के, लास्ट प्रिपरेशन जो है हमारा। आप भी ये डायग्राम का देख लेते हैं क्या बताया गया यहाँ पे। कंप्लीट द चार्ट। नाउ अ डे वी आर ऑब्जर्विंग द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आजकल हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है ऑब्जर्व कर ही रहे हैं एवरीवेयर, हर जगह हम लोग को वही देखने मिलता है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट गिवन बिसाइड विद द हेल्प ऑफ एनवायरमेंट। अभी ये फ्लो चार्ट जो है हमें कंप्लीट करना है, इसका भी पिक्चर है मेरे पास जो लिखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिए। गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्या बताया गया है, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। क्या नीड है? तो फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, टू मेंटेन द क्लीन पॉल्यूशन फ्री एयर वाटर एंड लैंड। अगर हमें एयर वाटर लैंड ये पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री करना है तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी, राइट। नीड्स, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट चीज़ें हमें क्या करनी है? टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसे पूरी तरह से कंजर्व करके रखना है, राइट। टू मेंटेन द बैलेंस इन नेचर, जो हमारे नेचर में बैलेंस चल रहा है, अपना इकोसिस्टम का हो गया, एनवायरनमेंट का हो गया, ये सब जो है मेंटेन करके रखा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं लाने हैं। नेक्स्ट वन क्या दिया गया है? टू सॉल्व द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स, जो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, मैन मेड प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका रास्ता ढूंढना है, उसको सॉल्व करना है, राइट। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को, राइट। बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारा नेचर जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, राइट, उसको मतलब जो रेयर स्पीशीज प्लांट्स और एनिमल्स के सब है, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, टू गिव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल फ्यूचर टू नेक्स्ट जनरेशन। हमारी जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, उनको अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ दे, सस्टेनेबल फ्यूचर दे, राइट। इसीलिए हम लोग को एनवायरनमेंट कंजर्व करके रखना है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पार्ट है यहीं पे ख़त्म होता है। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आ गया हो, इफ़ अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इफ़ अगर आपको समझ में आ गया और आपको पूरी तरह से अच्छा लग गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, ओके। थैंक यू।